अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है ये हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो है। 1500 से लेकर 1600 तक का जो टाइम पीरियड है उसको एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है और इसको इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज भी माना जाता है। आज की वीडियो लंबी रहने वाली है थोड़ी। इसमें हम लोग एलिजाबेथन एज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं ये देखेंगे, उसको गोल्डन एज क्यों माना जाता है और उसमें कौन कौन से फेमस राइटर्स रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना ताकि इसके बाद मेरी जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपको मिलती रहें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आई या इन्फॉर्मेटिव लगे आपको वाकई तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अब बगैर मज़ीद टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एलिजाबेथन पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1600 एडी, इसको रेनेसेंस पीरियड भी कहा जाता है। अब रेनेसेंस पीरियड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे एलिजाबेथन यूरोप में रेनेसेंस चल रहा था। रेनेसेंस एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि इटली से स्टार्ट हुई थी। वैसे तो ये 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी लेकिन यूरोप में ये 1600 में ज़्यादा चली थी। तो अब मैं इसका बैकग्राउंड बताती हूँ थोड़ा सा कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई थी और ये बेसिक थी क्या। तो जब 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ आई और जब वो इटली में थी तो इटली का एक सिटी है फ्लोरेंस, वहाँ के लोग पहले तो ट्रेडिंग करते थे क्रॉप्स वगैरह की, वीट की, इस तरह की चीज़ों की। तो उन्होंने इसकी ट्रेडिंग बंद करके उन्होंने ऑयल की, चीज़ और वाइन, इस तरह की चीज़ों की, मतलब महंगी चीज़ों की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। अब जब उन्होंने ये किया और उन्होंने हार्डवर्क स्टार्ट किया, क्योंकि बुरा वक्त था वहाँ पे, तो उन्होंने हार्डवर्किंग भी स्टार्ट कर दी। उन लोगों ने, जो लोअर क्लासेस थी, उन्होंने फील किया कि अगर हम इसी तरह से हार्ड वर्किंग करते रहे और हम इसी तरह से स्मार्ट वर्क करते रहे तो हम लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो लोअर क्लासेस थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी। तो इन्होंने राइज करना स्टार्ट कर दिया, इनके लाइफस्टाइल्स बेटर हो गए और उन्होंने फील किया कि अगर हम इसी तरह से करते रहेंगे हार्ड वर्किंग तो हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और इस तरह से ये वहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। और रेनेसेंस का मतलब है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। जब ये 16th सेंचुरी में भी जब ये आया यूरोप में तो ये वो वक्त था जब लोगों ने खुद को डिस्कवर करना शुरू कर दिया, मतलब अपने पर्सनालिटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करना शुरू किया। उन्होंने यूनिवर्स को डिस्कवर करना शुरू किया, अर्थ को, अर्थ से बाहर तक की चीज़ों को, कि क्या क्या है इस यूनिवर्स में। मतलब इससे पहले ऐसा होता था ना कि लोग सिर्फ अथॉरिटीज़ की बात जो होती थी उसको सच मानते थे, लेकिन इस एज में ऐसा हो गया कि जो सच होता था उसको अथॉरिटी माना जाता था। मतलब कि पहले किसी प्रीस्ट ने कुछ कह दिया तो बगैर प्रूफ के लोग मान लेते थे कि हाँ ये तो अथॉरिटी है, ये तो जो भी बोल रही होगी ये सच होगा। लेकिन अब ऐसा होता था कि क्योंकि लोगों के माइंड ज़रा खुल गए थे तो लोग जो जो सच होता था उसको कहते थे, मतलब उसके प्रूफ्स देखते थे कि इसके प्रूफ क्या क्या हैं, और जो सच होता था उसी को अथॉरिटी माना जाता था। उसके बाद मतलब इसी वजह से इस एज में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज भी हुई थी। एज ऑफ शेक्सपियर भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें, इस एज में हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के जीनियस ने अपने वर्क्स प्रोड्यूस किए थे, शेक्सपियर ने। एज ऑफ डिस्कवरी जैसे मैंने पहले ही बताया है कि रेनेसेंस की वजह से इस एज में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हुई थी। अब उसमें सबसे बड़ा नाम आता है वैस्को डी गामा का। वैस्को डी गामा को कहा जाता है कि ये वो पहला आदमी था जो आया था यूरोप से इंडिया वाटर के थ्रू, ओशन के थ्रू। और इसने एक रूट दी थी जो कि जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिलाती थी आपस में, वो रास्ता जहाँ से लोग इंडिया से यूरोप जा पाएँ और यूरोप से इंडिया आ पाएँ। इसके बाद कोलंबस, मतलब कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो ये है कि कोलंबस ने अपने सफ़र के बाद कहा था कि मैं अमेरिका डिस्कवर करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुँचा जहाँ मतलब एक लेक था और वहाँ पे मर्मिड्स थी, मतलब वो मेल थे, वो ऊपर से ह्यूमंस थे और नीचे से वो फिश थे। और कहते मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा था उनसे। अब इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक। इसके बाद नाम आता है कॉर्पेनिकस का। कॉर्पेनिकस ने डिस्कवर किया था सोलर सिस्टम 1600 से, मतलब 16 सेंचुरी से पहले लोगों को नहीं पता था कि हमारी अर्थ के बाहर भी कोई यूनिवर्स है।
इसमें पहली दफ़ा लोगों को सोलर सिस्टम के बारे में पता चला था। अब यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती चलूँ कि 1400 ईयर्स पीछे अगर हम जाते हैं तो कुरान पाक में इस सोलर सिस्टम के बारे में पहले ही बता दिया गया था। तो इसको कुरान पाक का मिरेकल माना जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि अगर मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ तो आपको कैसा लगता है वीडियो में, मतलब ये इंटरप्ट वगैरह तो नहीं करता। कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल का पुराना नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये 1453 में जब तुर्क्स ने इन्वेड किया इसको, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीक राइटर्स थे जिनके पास ग्रीक और लैटिन के मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। तो कॉन्स्टेंटिनोपल के ख़त्म होने के बाद वो लोग पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे, और जब वो लोग वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर यूरोप में आए तो यूरोपियन राइटर्स ने उनको पढ़ना शुरू किया, और फिर उन्होंने उन्हीं मॉडल्स के ऊपर इंग्लिश में वर्क स्टार्ट किया। इंग्लिश में भी किया, और इस टाइम पे उन्होंने लैटिन में भी वर्क्स प्रोड्यूस किए थे। रिवाइवल ऑफ लर्निंग जैसे हमने किया है कि रेनेसेंस का मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग था। इस एज में इस इन्वेजन की वजह से यूरोपियन राइटर्स के हाथ वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लगे थे जिनको पढ़ के उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया था। अब हमारे पास जो सबसे फेमस नाम है जिन्होंने इस तरह से मॉडल्स प्रोड्यूस किए थे, वो पहला नाम है सर थॉमस मोर का। सर थॉमस मोर ने अपना वर्क लिखा था यूटोपिया। अब ये यूटोपिया वर्क जो था ये लैटिन में ही लिखा गया था, और ये किस चीज़ से इंस्पायर्ड था? प्लेटो की रिपब्लिक से। और दूसरा नाम है सर फिलिप सिडनी का, जिन्होंने लिखी थी डिफेंस ऑफ पोजी। अब ये डिफेंस ऑफ पोजी क्या थी? ये एंशियंट ग्रीक क्रिटिकल रूल्स को एडवोकेट करती थी, उनके बारे में लिखी गई थी। ये दो नाम थे हमारे पास, सर थॉमस मोर और सर फिलिप सिडनी, जिन्होंने ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़कर, ग्रीक और लैटिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ के उनके ऊपर वर्क प्रोड्यूस किए थे। अब हम एलिजाबेथन पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रहा है वो ह्यूमनिज़म पे रहा है। ह्यूमनिज़म मतलब कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये था कि ट्रूथ को अथॉरिटी माना जाता था। अब यहाँ पे ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अथॉरिटी ट्रूथ नहीं थी, ट्रूथ अथॉरिटी थी। नेक्स्ट एस्पेक्ट ये था कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन था, कंटेम्पलेशन कहते हैं डीप थिंकिंग को, वो मैन को ही कंसिडर किया गया इस एज में। मतलब मैन अपनी खुद की पर्सनालिटी के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करता था। नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन। मतलब डिस्कवरी तो हमने देखी, अब उसका सिग्निफिकेंस किस तरह से कि सन जो है, सन का मैन के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है, बाकी यूनिवर्स मैन के लिए क्या क्या कर रही है। क्योंकि ह्यूमनिज्म था, जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन था वो मैन था, तो एक्सटर्नल यूनिवर्स को डिस्कवर करने के साथ साथ वो ह्यूमन से किस तरह रिलेटेड है और उसका ह्यूमन के लिए सिग्निफिकेंस क्या है, उस पर भी देखा जाता था। ह्यूमन पर्सनालिटी को ही डिस्कवर किया जाता था। डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डेथ, डिके, ट्रांजिटोरियस ऑफ लाइफ। इससे पहले की एजेस में हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे डेथ को लेकर के, डेथ के बाद वो कहाँ चले जाते हैं, डेथ कैसे होती है, क्यों होती है। अब ये जो इंटरेस्ट था इस टाइम पे, क्योंकि लोग मतलब लोगों में एक्सप्लोर करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई थी, तो वो इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे डेथ से, और मतलब बॉडी के डिके होने से, और इस चीज़ से कि जो लाइफ होती है वो हमेशा नहीं रहती। अब ये जो डिस्कवरीज थी जो हम लोगों ने पीछे देखी हैं, वास्को डी गामा, कोpernicus और कोलंबस वगैरह की, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सब कुछ किया था, जिसमें से ज़्यादा सक्सेसफुल यही लोग रहे थे। अब इन लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया था? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे लाइफ की ट्रांजिटोरियस पे, कि लाइफ हमेशा नहीं रहती, लाइफ इज़ नॉट एटर्नल। तो यहाँ पे लोगों ने कोशिश की थी फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने की, और उस फाउंटेन ऑफ यूथ तो नहीं मिला किसी को, लेकिन उसी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर हो गई थी। नेक्स्ट है कि फॉर्मल ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। एस्थेटिक सेंस, जो प्लेयर होता है कि जो भी वर्क हो वो एक प्लेयर दे, उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया गया था।
और एक और चीज़ आ गई थी कि इस सेंचुरी से पहले कहा जाता था, मतलब एक होती थी ना कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता, सितारों की गर्दिश होती है, जो भी मतलब जो भी लिखा होता है वही होता है। लेकिन इस एज में, क्योंकि इस एज में जो चीज़ होती थी, जो चीज़ प्रूफ्ड होती थी, सिर्फ उसी को माना जाता था। तो फिर मैन जो भी करता था उसको खुद उसके एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल माना जाता था, उसका रिस्पॉन्सिबल किसी गॉड को या किसी और वर्ल्डली पावर को नहीं कहा जाता था। अब यहाँ तक तो बात हो गई एलिजाबेथ एंड एज की करेक्टरिस्टिक्स की। अब हम बात करते हैं इसकी चीफ ग्लोरी की, जो कि इस एज का ड्रामा था। ड्रामा पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था इस एज में। जो रॉयल कोर्ट्स थे वहाँ पे भी ड्रामा परफॉर्म किया जाता था। मतलब जो ड्रामा था वो सिर्फ चर्च तक कन्फाइंड नहीं रहा था, आम लोग भी करते थे उसको, थिएटर्स बने थे बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे जो फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी प्ले था वो था राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जिसको लिखा था निकोलस ऑडेल ने। और ये जो प्ले था ये इंस्पायर्ड था एक रोमन कॉमेडी से, प्लॉटस एंड टेरेंस जिसका नाम था। और जो फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी प्ले थी वो था गॉर्ब्यूडस, जिसको कोलैबोरेशन में लिखा था सर थॉमस नॉर्टन ने और थॉमस सैकवेल ने। इसके बाद बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा फेमस राइटर्स की। अब यूनिवर्सिटी विट्स और शेक्सपियर, ये दो नाम एलिजाबेथ एंड एज में बहुत ज़्यादा आते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँगी, ये 7 दोस्तों का एक ग्रुप था जो खुद को यूनिवर्सिटी विट्स कहा करते थे। अब यूनिवर्सिटी विट्स ये खुद को इस वजह से कहते थे क्योंकि ये सारे कोई ना कोई कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे। और इन सब के बारे में एक बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि ये सारे मतलब यंग ही इन सब की डेथ हो गई थी अननेचुरल तरीक़ों से। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब टोटल नाम इनके जॉन लिली था, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज और थॉमस काइड। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस क्रिस्टोफर मार्लो है। मार्लो के बारे में कहा जाता है कि अगर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता, क्योंकि मार्लो ने जो वर्क प्रोड्यूस किए थे, जो भी फीचर्स दिए थे इंग्लिश लिटरेचर को, उनको आगे परफेक्शन तक शेक्सपियर लेके गए थे। और इसके अलावा जॉन लिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इनमें। थॉमस नैश और थॉमस लॉज का बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है। यूनिवर्सिटी विट्स को मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता रही, इस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगी, मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी विट्स पे ही होगी। इनके वर्क्स देख लेते हैं। जॉन लिली ने इंग्लिश लिटरेचर को एक यूफिज्म दिया था, मतलब ये एक मॉडल था जिसे कहा जाता है कि एलिजाबेथन ड्रामा के लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉडल था। उन्होंने बेसिकली एक वर्क प्रोड्यूस किया था यूफियस के नाम से, उसी यूफियस में जो करेक्टरिस्टिक्स थे उसको यूफिज्म का नाम दिया गया। क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ही बेहतरीन किस्म की ट्रेजेडीज़ लिखी थी, डॉक्टर फॉस्टस और जी ऑफ माल्टा की तरह की। और क्रिस्टोफर मार्लो जो थे इन्होंने भी ब्लैंक वर्स के ऊपर काम किया था ज़्यादा। और थॉमस काइट का एक वर्क था स्पेनिश ट्रेजेडीज़। नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है शेक्सपियर, द जीनियस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये एक अनएजुकेटेड मैन थे जो कि लंदन आए थे एक्टिंग के लिए। और एक्टिंग के साथ ही इन्होंने वहाँ पे जहाँ पे ये एक्ट करते थे वहाँ पे ये थोड़ी थोड़ी राइटिंग भी करते थे। और इनके साथ के जो इनके कोलीग्स थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो शेक्सपियर जो ड्रामाज लिखते हैं वो ज़्यादा ऑडियंस लेकर आता है। तो इस वजह से यहाँ पे शेक्सपियर ने वहाँ जिस थिएटर में परफॉर्म करते थे उसी थिएटर को जो कंपनी चला रही थी उस कंपनी के लिए लिखना शुरू कर दिया। शेक्सपियर इमेजिनेटिव और सिंपैथेटिक राइटर थे। शेक्सपियर को जीनियस इस वजह से कहा जाता है कि एक तो शेक्सपियर अनएजुकेटेड थे, दूसरा शेक्सपियर ने कोई भी जनर नहीं छोड़ा, हर एक चीज़ पे काम किया था। मतलब सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी, फिर कॉमेडीज़ लिखी, फिर क्रॉनिकल, फिर ट्रैजिक कॉमेडीज़ भी लिखी और फिर दोबारा से हिस्ट्रीज भी लिखी थी। मतलब शेक्सपियर ने ऐसा कोई भी जनर छोड़ा नहीं जिसमें उन्होंने काम ना किया हो। शेक्सपियर वो वाहिद राइटर हैं जिनका वर्क इस वर्ल्ड की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। जहाँ तक अगर हम उनकी हिस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो बाद में हिस्टोरियंस ने जब सर्च किया तो उन्होंने यही देखा कि उनकी हिस्ट्रीज इतनी एक्यूरेट नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को एग्जैजरेट करते थे। लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के बावजूद भी उनकी हिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होती थी। शेक्सपियर के फेमस वर्क्स में उनका वर्क ओथेलो है, रोमियो एंड जूलियट है, हैमलेट है और जूलियस सीजर है। अब मैं बताती चलूँ कि शेक्सपियर ने जो हैमलेट लिखा था वो इनका एक बेटा था हैमनेट, जो 11 ईयर्स की एज में उसकी डेथ हो गई थी वायरस की वजह से, बubonic प्लैग की वजह से, जो कि इस टाइम यूरोप में फैला हुआ था।
तो कुछ मतलब हैमलेट उसका नाम था और हैमलेट उन्होंने फिर लिखा था और उनकी सबसे फेमस ट्रेजेडी ही हैमलेट थी। नेक्स्ट नाम आता है बेन जॉनसन का। बेन जॉनसन उस टाइम के, वैसे तो उस टाइम के राइटर से काफ़ी डिफरेंट लिखते थे। वो एक इंटेलेक्चुअल और सटारिकल राइटर थे, कॉमेडी में लिखते थे। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इनके दो प्लेस थे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको भी हम अपने लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन पोइट्री। एलिजाबेथन पोइट्री का स्टार्ट होता है एक वॉल्यूम से, एक बुक से, टॉटल्स मसेलेनी। 1557 में ये पब्लिश हुई थी बुक। और इस बुक में सोनेट्स थे और पोइम्स थी। सर थॉमस वर्थ थे, इनकी उसमें 96 या 97 पोइम्स इनकी थी। और हेनरी हावर्ड हैं, अर्ल ऑफ सरे थे ये। 40 पोइम्स इनकी थी और 130 प्लस पोइम्स दूसरे पोइट्स की थी। इस बुक की सारी पोइम्स इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छी थी और कुछ बहुत ही इमेच्योर किस्म की थी। अब यहाँ पे सर थॉमस वेट और हेनरी हावर्ड का भी नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सर थॉमस वेट ने इंग्लिश लिटरेचर को सोनेट्स दिए हैं। उन्होंने सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में, और हेनरी हावर्ड ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। अब इसी ब्लैंक वर्स में वेरिएशंस क्रिएट करके इसको क्रिस्टोफर मार्लो ने अपने वर्क्स में यूज़ किया, और फिर इसी ब्लैंक वर्स को परफेक्शन तक लेकर गए थे शेक्सपियर। जो नेक्स्ट नाम है हमारे पास बहुत फेमस, वो है थॉमस सेक्विल का। अब थॉमस सेक्विल वो ही हैं जिन्होंने कोलैबोरेशन में नॉर्टन के साथ गॉर्बुडस लिखा था। थॉमस सेक्विल के बारे में कहा जाता है कि जो इनकी पोइटिक टेक्निक्स थी वो बेहतर थी वर्थ से और अर्ल ऑफ सरे से, लेकिन ये इतने चेयरफुल राइटर नहीं थे, ह्यूमरस बहुत कम थे। इनका जो सबसे फेमस वर्क है हमारे पास वो है मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, क्योंकि ये एक कोर्टियर थे और उस टाइम के जो ज़्यादातर राइटर्स थे वो कोर्टियर्स थे। तो जो इनका मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स था वो उस टाइम के एक पॉलिटिकल सिस्टम को पोर्ट्रे करता था। नेक्स्ट नाम है हमारे पास सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी के बारे में क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था दैट ही इज़ वन ऑफ द जूल्स इन हर क्राउन। ये भी कोर्टियर थे, सोल्जर थे, राइटर थे, फिलोसफर भी थे। मतलब इन्होंने जिस भी फील्ड में काम किया था वो परफेक्शन तक काम दिया था। और इनका जो सबसे फेमस वर्क है, पोइटिक वर्क, वो है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जो कि इन्होंने अपनी बिलविड के लिए लिखा था। नेक्स्ट नाम है हमारे पास एडमंड स्पेंसर, जिनको पोइट कहा जाता है। स्पेंसर का सबसे ज़्यादा मतलब पोइट्स में सबसे ज़्यादा फेमस एलिजाबेथन एज में एडमंड स्पेंसर और शेक्सपियर ही थे। एडमंड स्पेंसर का वर्क था सबसे पहला जो इनका पोइटिक वर्क था वो था द शेफर्ड्स कैलेंडर। 1579 में ये पब्लिश हुआ था और ये 12 बुक्स थी। तो 12 बुक्स पूरे साल में हर मंथ में एक एक बुक पब्लिश होती रही थी। इसके अलावा इन्होंने सोनेट्स भी लिखे पेट्रार्चन स्टाइल में, ओड्स भी लिखी थी इन्होंने। लेकिन जो इनकी मेन अचीवमेंट थी वो इनकी द फेरी क्वीन थी। द फेरी क्वीन भी उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम को ही पोर्ट्रे कर रही थी, लेकिन एक रोमांटिक वे में, फैंटेसी के साथ। अब इस फेरी क्वीन में क्या किया था स्पेंसर ने, एक उन्होंने अपना एक स्टेंजा इंट्रोड्यूस किया था जिसकी राइमिंग स्कीम होती थी ए बी BBC BBC। और ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये स्टेंजा, जिसको बाकी पोइट्स ने भी आगे चल के बाकी एजेस में यूज़ किया था, और इसको स्पेंसेरियन स्टेंजा कहा जाता है। अब बाकी पोइट्स की हम बात कर चुके हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एलिजाबेथन एज की बात कर रहे हैं और पोइट्री में शेक्सपियर का नाम ना हो। तो शेक्सपियर ने, उनके सब ड्रामास जो होते थे वो पोइटिक प्रोज होती थी, पोइट्री होती थी उन सब में। वो अपने वर्क्स में सॉन्ग्स यूज़ करते थे, सोनेट्स लिखते थे। शेक्सपियर की एक डायरी होती थी, ये बहुत ज़्यादा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि शेक्सपियर की एक डायरी होती थी जिसको वो सबसे छुपा के रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उसको पढ़े या कोई देखे, मतलब पब्लिश तो करवाना ही नहीं चाहते थे। वो थे उनके 154 सोनेट्स जो बाद में पब्लिश हो गए थे उनकी डेथ के काफ़ी टाइम बाद। अब ये 154 सोनेट्स, इनमें से फेयर यूथ है,
द फेयर यूथ है, और इसी द डार्क लेडी है। और ये जो सोनेट्स थे ये इन्होंने मतलब ऐसा बिलीफ है कि इनका एक फ्रेंड था उनके लिए लिखे थे, और वहाँ पे एक डार्क लेडी थी उसके लिए लिखे थे। अब वो डार्क लेडी कौन है जिसके फीचर्स उन्होंने बताए हैं उस सोनेट में, ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों की assumptions हैं जो कि हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने 2 लॉन्ग पोइम्स दी थी, वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। और फ्रेंड्स इसी टाइम पे एक बंदा था विलियम टिंडेल नाम से, जिसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। और साथ ही इस टाइम पे फ्रांकिस बेकन थे हमारे पास, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फर्स्ट टाइम इन्होंने एसे इंट्रोड्यूस किए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रोज बहुत ज़्यादा उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी और वो इंफॉर्मेशन के लिए ही यूज़ की जाती थी। फ्रांकिस बेकन के एसेज में से, फेमस एसेज में से उनका ऑफ ट्रूथ, ऑफ लव, ऑफ डेथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ रिवेंज, ऑफ ट्रैवल, ऑफ मैरिंग एंड सिंगल लाइफ, इस तरह के एसेज थे। और इन्हीं से इंस्पायर होकर बेन जॉनसन ने और बाकी कुछ राइटर्स ने भी एसेज लिखे थे। अब हम बात करते हैं एलिजाबेथन प्रोज की। तो ये इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज की बिगनिंग थी, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज था। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा प्रिंट होना शुरू हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस डेवलप्ड हो गई थी। और साथ एक और इसका इफेक्ट ये था कि लोगों में पेट्रियोटिज्म और नेशनल प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे पहले क्या होता था ना, लोग प्रेस्टीजियस समझते थे लैटिन लैंग्वेज को, ग्रीक लैंग्वेज को, लैटिन स्पेशली। और उस टाइम पे लैटिन में वो लोग वर्क्स लिखते थे। लेकिन इस एज में लोगों में पेट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोज लिखना स्टार्ट कर दी थी। अब ये प्रोज मतलब यूजली इंफॉर्मेशन के लिए ही लिखी जाती थी, लाइक बुक्स ऑन हिस्ट्री, ट्रैवल, एडवेंचर्स एंड ट्रांसलेशंस ऑफ इटालियन स्टोरीज अपीयर्ड इन लार्ज नंबर। जो हमारे पास बड़े प्रोज राइटर्स हैं उनमें एक नाम तो जॉन लिली का है, दूसरा नाम सर फिलिप सिडनी का है। जॉन लिली का हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, यूफियस थोड़ा सा। तो इनका जो वर्क था यूफियस, जिससे निकला था यूफियज्म, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे 3। जॉन लिली के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो बिल्कुल एक परफेक्ट प्रोज दी थी, और इनका जो मॉडल था यूफिज्म, ये बिल्कुल परफेक्ट था प्रोज के लिए। इसमें क्या होता था कि जो सेंटेंस होते थे वो बेस करते थे एंटीथीसिस और एलिट्रेशंस बहुत ज़्यादा होती थी। एंटीथीसिस आपको बताती चलूँ कि जैसे एक वर्ड पहले मेंशन किया जाता था और फिर उसके बाद उस सेंटेंस में उसी का ऑपोजिट वर्ड यूज़ कर लिया जाता था उसकी कॉन्ट्रडिक्शन में। जैसे लव एंड सेल्फिशनेस को यूज़ किया, ये एंटीथीसिस था। जैसे बैड एंड गुड एक ही सेंटेंस में यूज़ किया जाता था दोनों को। और एलिट्रेशन तो आपको पता है कि जो रिपीटेशन ऑफ साउंड होती है एक ही सेंटेंस में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था कि वो कोई भी फैक्ट जो होता था वो बगैर किसी क्लासिकल वर्क में से, बगैर किसी एग्जाम्पल के नहीं कभी लिखते थे। जैसे अगर वो बात करें ट्रू फ्रेंडशिप की, तो वो किसी क्लासिकल वर्क में से 2 बेस्ट फ्रेंड्स की रेफरेंस दे देते थे। और थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि नेचुरल हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा एल्यूजन्स दी जाती थी जो नेचुरल हिस्ट्री को एल्यूड करती थी। नेक्स्ट नेम है हमारे पास सर फिलिप सिडनी का, जैसे कि हमने बात की है। सर फिलिप सिडनी ने इनके जो वर्क्स हैं वो फर्स्ट एग्जांपल्स हैं प्रोज पेस्टोरल रोमांसेस की इंग्लिश लिटरेचर में। अब प्रोज पेस्टोरल रोमांस के बारे में बता दूं कि ये एक न्यू जेनर था जिसको इटली के राइटर्स ने दिया था, आयरिश राइटर्स ने। और इसमें क्या होता है ना, पेस्टोरल कहते हैं जो कंट्री लाइफ से रिलेटेड हो। तो ये ऐसी पोइम्स होती थी, मतलब पोइम्स और प्रोज का एक मिक्सचर होता था जिसमें कंट्री लाइफ को फिक्शन के साथ एक्सप्लेन किया जाता था। और इसी तरह इन्होंने एक प्रोज पेस्टोरल रोमांस लिखा था, आर्केडिया। एक वर्ड को, ये आर्केडिया भी 12 बुक्स के ऊपर थी, पोइम बहुत ही ज़्यादा लेंथी थी। इसमें क्या होता था कि ये ना एक वर्ड को बार बार डिफरेंट मीनिंग्स के साथ यूज़ करते थे जब तक कि उसके सारे मीनिंग्स क्लियर ना हो जाए। और दूसरी इसकी खास बात थी कि इसमें पैथेटिक फैलेसी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी।
अब पैथेटिक फेलिसी मैं आपको बताऊं कि पैथेटिक फेलिसी का मतलब होता है जो ह्यूमंस के इमोशंस फीलिंग्स और जो उनके काम होते हैं वो किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दे दिया जाता है, जैसे वीपिंग विलो। अब वीपिंग विलो मतलब रोता हुआ विलो, उसकी सैडनेस को शो करने के लिए उसके साथ ये वर्ड यूज़ किया गया था। मतलब एक विलो ट्री रो नहीं सकती फिर भी उसे कहा जाता है, तो इसको कहते हैं पैथेटिक फेलिसी। और इनके अलावा प्रोज राइटर्स में फेमस नाम दो मेलरी और हेक्लाइट के भी हैं। हेक्लाइट पता नहीं ये क्या प्रोनाउंसिएशन है। बट आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी यूनिवर्सिटी विट्स पे। अल्लाह हाफिज़।